हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं सीए मनीष कुमार जी। हम इनसे आज बात करने वाले हैं कि सर, बजट के अंदर हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बहुत सारी नई अनाउंसमेंट्स की हैं, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल थी, लेमैन मतलब एक आम आदमी को समझ नहीं आई। हमारे कुछ आपसे 3-4 बड़े सवाल हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनके ऊपर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दें, थोड़ा डिटेल में बताएं। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी 12 लाख रुपए तो सैलरीड इनकम है, लेकिन उसके अलावा वो व्यक्ति शेयर से पैसे कमाते हैं और वो व्यक्ति उनको रेंट की भी इनकम आती है, घर के किराए की, तो क्या उसके लिए भी ये 12-12-75 वाली लिमिट है या नहीं? ये बहुत लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ रहे हैं। कैपिटल गेन वालों के लिए भी ये एलिजिबल है कि नहीं है? थैंक यू। ये सवाल सिर्फ आपको ही नहीं पूछा जा रहा, मुझसे भी जगह जगह पर सवाल पूछा जा रहा है कि सर मेरे पास कैपिटल गेन है, मेरे पास लॉटरी इनकम है या मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो इस पर भी क्या 12 लाख का लिमिट अवेलेबल है या नहीं। ये जो 12 लाख का एग्जम्पशन दिया गया है अंडर सेक्शन 87A रिबेट में, तो ये आपका नॉर्मल इनकम के लिए दिया गया है जो आपके स्लैब रेट में इंक्लूड होता है, जहां पर स्पेशल टैक्सेशन लगता है। लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या लॉटरी इनकम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसके लिए स्पेशल रेट है, उस पर ये 12 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और शॉर्ट टर्म में उसने 5 लाख रुपया कमा लिया और उसकी कोई इनकम नहीं है, तब भी उसको 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 12 लाख का एग्जम्पशन सिर्फ प्रोफेशनल, सैलरी ऑनर या जो रेगुलर इनकम है उसके लिए एप्लीकेबल है, स्पेशल रेट के लिए नहीं। सर, अब जैसे आपने बताया कि स्पेशल रेट के लिए नहीं, मानिए अगर कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे फ्रीलांसर है, आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू फ्रीलांसिंग अर्निंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये रेट सेम है? फ्रीलांसर में आपका बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कोई वेबसाइट बनाता है, आईटी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स भी अपने क्लिनिक खोलते हैं, कोई भी मीडिया में है, जो एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है बेसिकली। हाँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस बजट में आया है जो लोगों का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि मैडम महोदया ने तो सिर्फ ये बता दिया कि 12 लाख पर टैक्स एग्जम्पशन है, उसके बाद सेकंड लाइन में बोलती है कि सैलरी क्लास के लिए 12,75,000 का टैक्स एग्जम्पशन है। लेकिन जो उन्होंने अनकही बात कही थी, जो अब समझ में आ रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए 12 लाख नहीं, अगर आपका टोटल ग्रॉस रिसीट 24 लाख है तब भी आप 24 लाख तक को टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि एक तरफ फिनांस मिनिस्टर कह रहे हैं 12 लाख और मनीष कह रहा है 24 लाख। तो अगर कोई प्रोफेशनल है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अब 24 लाख का रिसीट लेता है, इनकम टैक्स में एक प्रावधान है कि आप अपने टोटल रिसीट का 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करते हैं इनकम टैक्स को, और उस इनकम को टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। जैसे सैलरी में 12,75,000 इनकम होने के बाद 75,000 डिडक्शन लिया जाता है, तो टैक्सेबल इनकम आपका 12 लाख हुआ। उसी तर्ज पर ग्रॉस रिसीट का 50% आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, और वो टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख या 12 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। इसी तर्ज पर कोई प्रोफेशनल 24 लाख रुपया अर्न कर रहा है तो उसका 50% हो गया 12 लाख, अब 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो एक प्रोफेशनल 24 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। ये किस सेक्शन के अंडर प्रावधान है? कोई रूल है, कोई सेक्शन है, क्या है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 44ADA, जहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन दिया गया है और सारे फ्रीलांसर और प्रोफेशनल को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली अगर कोई डॉक्टर है, लॉयर है और उसकी 25 लाख रुपए कमाई है मान लीजिए, तो उसको सिर्फ 12.5 डिस्क्लोज करनी है, 12.5 पे तो वैसे ही टैक्स नहीं है, तो बेसिकली वो तो टैक्स फ्री ही हो गए। एक तरीके से टैक्स फ्री हो गया, लेकिन मैंने 24 बोला था, आपने 25 बोल दिया। 25 में क्या है कि 12 लाख तक एग्जम्पशन है, अगला 50,000 पर टैक्स लग जाएगा, तो फिर वो स्लैब रेट में पूरा आ जाएगा। तो 24 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 24 लाख तक मान लीजिए अगर कोई लॉयर है या कोई ऐसे सोशल मीडिया प्रोफेशनल है जो वीडियोस बनाते हैं, आजकल अपना ये देख रहे हैं कि काफी ट्रेंड है, जितने भी ये ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हैं, मान लीजिए अगर वो साल के 20 लाख रुपए कमा रहे हैं और 10 लाख वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो जीरो टैक्स में आ गए। बिल्कुल जीरो टैक्स में आ गए। तो ऐसा स्पेशल कैसे? ये एक्चुअली ये प्रोविजन सिर्फ इस बजट में नहीं आया, ये प्रोविजन पहले से ही था, बस इसीलिए मैंने बोला कि मैडम महोदया ने जो बोला उसके पीछे एक और कहानी है। वो कहानी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि आप प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको 50% डिस्क्लोज करने का हक है, लीगली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपका केस भी ओपन नहीं करता, क्योंकि वो सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी प्रोफेशनल हैं तो आप 24 लाख तक
कमा सकते हैं, आपको इनकम टैक्स कुछ नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी एक अलग मैटर है, जो 20 लाख के ऊपर लगता है वो एक सेपरेट चीज है। आज हम इनकम टैक्स की बात करें तो 24 लाख के इनकम पर किसी भी प्रोफेशनल को कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर इसके साथ ही साथ बताएं, हमने ये भी सुना था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एनपीएस वत्सल्य के लिए भी कोई अलग से स्पेशल टैक्स प्रोविजंस दिए हैं, वो क्या हैं? एनपीएस जैसा पता है कि न्यू पेंशन स्कीम है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपना एक एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। एनपीएस अकाउंट अभी तक का जो रूल था वो सिर्फ अपने लिए ओपन कर सकता था। अब इस बजट में इसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि आप ये जो एनपीएस का अकाउंट है आप अपने माइनर चाइल्ड के लिए भी ओपन कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ। एनपीएस का जो ओवरऑल लिमिट है वो 50,000 है, तो आपका एनपीएस हो या आपके बच्चे का एनपीएस वत्सल्य, एनपीएस वात्सल्य दोनों मिला के ही 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली कोई एडेड बेनिफिट नहीं है, बस अगर देखा जाए तो एनपीएस वत्सल्य को भी टैक्स के दायरे में, टैक्स फ्री वाले दायरे में लाया गया है। दूसरा इसका जो प्रावधान है कि जब तक आपका बच्चा 18 साल तक नहीं रहेगा तो उसके गार्जियन आप रहोगे, लेकिन जैसे ही वो 18 साल होगा तो उस पर उस बच्चे का नाम आ जाएगा और लीगल होल्डर या उस पैसे का हकदार वो बच्चा होगा। लेकिन ये न्यू टैक्स रिजीम में तो शायद नहीं आएगा, ये ओल्ड वाले बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस चीज का आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना आज के लिए कोई अकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि इस साल तक यहाँ पर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में ब्रेक इवन पॉइंट था 3.5 लाख का। इस स्लैब रेट को इंक्रीज करने के बाद ये ब्रेक इवन पॉइंट तकरीबन 7 लाख का हो गया और हम में से हमारे पास या आपके पास 7 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 80C हो या हाउसिंग लोन हो या HRA, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो अब ओल्ड स्कीम में कोई रिटर्न फाइल करेगा ही नहीं। 7 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होना डिफिकल्ट है, हर फाइनेंशियल ईयर में न्यू होना डिफिकल्ट है? पहला क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट तो होती है लोगों की, 8-10, 10-10, 20-20 लाख की एफडीज होती हैं जिनकी, मान लीजिए। डेफिनेटली आपने इस सवाल को बहुत अच्छा से आपने पूछ लिया, थैंक यू। यहाँ पर बात करो हर साल नया 7 लाख का इन्वेस्टमेंट, जो कि किसी भी इनकम क्लास के लिए डिफिकल्ट है। सबके लिए मुश्किल है, बट लोग करते भी हैं, मतलब सबके लिए मुश्किल है। हाँ, आप ये एक सोच लो ना कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख है तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, फिर वो खाएगा क्या और काम क्या करेगा? तो सर मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अपर मैनेजमेंट होते हैं, जिनकी 25 लाख 30 लाख प्लस सैलरी है, उनके लिए तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम, या फिर कोई ऐसा जिसके पास होम लोन है तो जो होम लोन की ईएमआई भरते हैं उसके ऊपर भी रिबेट ले सकते हैं, उनके लिए तो आई थिंक अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है, राइट? डेफिनेटली अगर आपका टोटल 80C, होम लोन, HRA और मेडिकल इंश्योरेंस ये सब सारा मिला के, और आप जो कुछ ट्रस्ट में डोनेशन देते हो, ये सारा मिला के अगर 6 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो। और अगर 6 लाख से कम हो, क्योंकि 6 लाख तो शायद होना मुश्किल है, 80C की तो लिमिट ही 1.5 लाख है। हाँ, तो उसके बाद अगर उससे कम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा, यहीं पर आपकी टैक्स की बचत होगी। तो आपने जैसे एग्जांपल 6 लाख की लिमिट बताई, तो अगर आप बता सके हमें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी सैलरीड क्लास कितना ले सकता है? 80C की तो लिमिट 1.5 लाख है, उसके आगे? 80C में 1.5 लाख है। मेडिकल इंश्योरेंस में 50,000 तक वो क्लेम कर सकता है अपने पेरेंट के लिए। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट को डोनेट कर सकता है, जहां पर उसको 50 या कहीं पर उसको 100% का डिडक्शन मिलता है। ऐसा हो सकता है कि आपका घर बॉम्बे में हो और आप जॉब कर रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली में आप HRA पे करें तो आपको HRA का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से 80C का 1.5 लाख, 80D का 50,000 तो 2 लाख हो गया। हाउसिंग लोन का आपको 2 लाख मिल गया तो 4 लाख हो गया। और आप कहीं पर HRA पे कर रहे हो तो वहां से भी आप 2 लाख 2.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, तो 6 लाख हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी इनकम कम से कम 20-25 लाख से ज्यादा होगी, तभी आप ओल्ड टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। सर TDS के ऊपर भी काफी प्रोविजंस आए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन की जो उनकी इंटरेस्ट से ब्याज से जो इनकम थी, जो 50,000 रुपए तक पे TDS नहीं लगता था, फिर TDS लगता था, वो 1 लाख हो गए। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेजर। इसके अलावा TDS में कोई अगर बदलाव? सबसे पहला मैं बताऊंगा कि इस बजट में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन जिनका इनकम सिर्फ पेंशन से होता है या
सेविंग या एफडी के इंटरेस्ट इनकम से ही होता है। उम्मीद ये था कि सीनियर सिटीजन को काफ़ी राहत मिलेगा या उनके ऊपर टैक्सेशन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। सीनियर सिटीजन को भी 12 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। अब आते हैं टीडीएस। अभी तक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति का जो 50,000 का एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर टीडीएस कटना था, तो इस प्रावधान को एक्सीड कर दिया गया है और वो 1 लाख हो गया है। इट मीन्स कि बैंक अगर आपको 80, 90 हज़ार या 99,000 तक भी आपको बैंक से इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काटेगा, जो आपके लिए राहत की बात है, क्योंकि वो पैसा आपके हाथ में आएगा। ये प्रावधान था आपका फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर सीनियर सिटीजन के लिए। एक और प्रावधान लाया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन लॉ काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो है आपका रेंट के टीडीएस का लिमिट था, वो पहले था 2,40,000, अब उसको एक्सीड करके कर दिया गया है 50,000 रुपया पर मंथ, मतलब कि पूरे साल का 6 लाख रुपया। ये सबके मतलब अगर मैं हूँ और मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मुझे महीने का मान लीजिए 30,000 रुपए किराया आता है, तो वो साल के आपका कितना हो गया? मुझे 3,60,000 हो गया। तो अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने किसी शॉपकीपर को या किसी कंपनी को आपने रेंट पर दिया हुआ है, और अगर किसी इंडिविजुअल को दिया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में टीडीएस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आपका रेंटल इनकम 50,000 से ज्यादा होगा तब आएगा, उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपने किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, तो अगर यही प्रॉपर्टी पहले रहता था आपको 3,60,000 पर 10% टीडीएस काट के मिलता, अब जो महीने का 50,000 रुपया पर मंथ कर दिया गया है, 6 लाख रुपया, तो 3,60,000 पर वो टीडीएस नहीं काटेगा, पूरा 3,60,000 आपके हाथ में आएगा। तो टोटल 6 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस कटेगा। 6 लाख रुपए तक का जो आपका रेंट है, अगर आपने कमर्शियल किसी को दिया है तो वो रेंट आपका टीडीएस फ्री है। और वो टीडीएस कितना है? वो टीडीएस 10% है। अच्छा, तो मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट को दिया है, मान लीजिए कोचिंग सेंटर को दे रखी है, मैंने अपना पूरा फ्लैट या अपना घर कोचिंग सेंटर को दिया है, तो अगर मुझे 6 लाख रुपए तक का भी पूरे साल में ब्याज मिलता है तो वो कंप्लीट टीडीएस फ्री है? पूरा का पूरा टीडीएस फ्री है वो। लेकिन ये मेरी इनकम जो है वो 12 में तो जुड़ रही है ना? डेफिनेटली। तो मैं तो वहां भी टैक्स फ्री हो गई। हाँ, तो अब क्या है कि अगर यहाँ पर टीडीएस लगता तो ज्यादा प्रॉब्लम होता। रीजन पूरे साल में आपको 3,60,000 पर 36,000 रुपया कट जाता, फिर आप रिटर्न फाइल करते तब वो रिफंड आपके पास आता। अगर किसी कारण से आप रिटर्न फाइल करना भूल जाते तो वो रिफंड नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही इस स्लैब रेट को इंक्रीज किया और टीडीएस का भी स्लैब रेट इंक्रीज किया, तो बहुत सारे लोगों के पास इमीडिएटली पैसा आ जाएगा, जो 1 साल के बाद पैसा आने वाला था। तो ये बहुत बड़ा राहत है। बेसिकली सारे जितने भी प्रावधान आए उन सबका मोटिव हमें दिख रहा है एक ही है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा रुके, आपके हाथ में ज्यादा पैसा ठहरे, जिससे अगेन आप कंजम्पशन ज्यादा करें तो मार्केट में पैसे का इनफ्लो बढ़े। आई थिंक एज सिंपल एज दैट। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही से समझाया इस बात को कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं अपनी सारे खर्च कर पाएंगे। हाँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि 12 लाख कमाने वाला व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो वो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रोज़मर्रा के जो ज़रूरत है उससे ऊपर उठा हुआ है, तो वो लग्जरी पर खर्च करेगा। लाइक वो कहीं ट्रेवल करेगा या फिर वो अपना ऑलरेडी काफी जीएसटी है, जिस पर हैवी जीएसटी है, तो जीएसटी के रूप में भी गवर्नमेंट पैसा रिकवर करेगी और उस कॉर्पोरेट पर भी टैक्स अपना रिकवर करेगी। तो ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि मैंने 1 लाख रुपया करोड़ का मुझे लॉस होने वाला है, वो अल्टीमेटली फायदा है और पब्लिक को भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बजट पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारे सेक्शंस की और इतने सारे प्रावधान जो हमें मिले हैं उन सबको डिकोड किया। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ समझ आया होगा, बट स्टिल अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसे एड्रेस कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप।